डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 13। मोनिका की नज़रें ना चाहते हुए भी बार बार यश की तरफ जा रही थी। फिर उसकी नज़र उस छोटे से कबीर पर गई जो कि गुमसुम सा था और यश को पकड़कर खड़ा हुआ था। मान्यता ने कहा, मोनिका, यहाँ देखो, पूजा वहाँ नहीं हो रही है। मोनिका ने अपना सर हिलाया और अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी पूजा पर था। यश ने पंडित जी से बात की और जैसे ही वो मुड़ने को हुआ उसकी नज़र आंख बंद किए हुए लाल रंग की साड़ी पहने मोनिका पर गई। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। यश की नज़रें इतने सालों के बाद भी मोनिका पर बिल्कुल वैसे ही ठहर गई जैसे पहले ठहरा करती थी। कबीर उसका पैर खींचते हुए बोला, पापा चलो। यश झुका और उसने कबीर को अपनी गोद में ले लिया। तभी उसकी नज़र नयन पर गई और नयन की गोद में सुकून पर गई। तभी पंडित जी ने कहा, अब अपनी बेटी को ले लीजिए। मोनिका ने पंडित जी को देखा और फिर उसने अपना हाथ सुकून की तरफ कर दिया। सुकून नयन को छोड़कर मोनिका की गोद में जाकर बैठ गई। अब मोनिका अपने हाथों से सुकून का हाथ पकड़कर सुकून से पूजा करवा रही थी। सुकून को बड़ा मजा आ रहा था और वो बातें भी कर रही थी। मोनिका उसे शांत रहने के लिए कह रही थी और धीरे धीरे सारी विधियां हो रही थी। इसी तरीके से पंडित जी ने फिर एक के अलावा जो कि मोनिका की तरफ था उसे राजीव जी की तरफ किया, क्योंकि वो पूजा ऑर्गेनाइज करने वाले थे। जब यश ने देखा कि राजीव जी और मोनिका का साथ में हो रहा है तो उसे लगा कि शायद यही मोनिका का पति है जिसके साथ उसने शादी की है। लेकिन हैरानी इस बात से हुई कि राजीव जी के साइड में मान्यता बैठी हुई थी, मोनिका नहीं बैठी हुई थी। पंडित जी ने कहा, राजीव, अब तो मोनिका के पास आकर बैठो। वो खड़ा हुआ और जाकर उसके पास बैठ गया। नूर ने कहा, मम्मी पापा वहाँ क्यों गए हैं? मान्यता ने कहा, क्योंकि पूजा में वो भी तो है ना, इसलिए शांति से बैठे रहो। नूर शांति से बैठी रही। राजीव ने अपना हाथ मोनिका के हाथ के नीचे कर दिया और धीरे धीरे वो सुकून की पूजा करवाने लगे। यहाँ पर भाई बहन वाला हिस्सा चला रहा था, लेकिन यश उसे पति पत्नी वाला देखकर जल रहा था। उसका गला सूखने लगा। वो प्यारी सी फूल जैसी बच्ची को देखकर दंग रह गया। वो खुद से बोला, क्या ये फूल जैसी बच्ची इन दोनों की है? कबीर ने कहा, पापा हम कब चलेंगे? यश ने कहा, बस चल रहे हैं बेटा। उसके बाद वो मुड़ गया और वहां से चला गया। शायद वो मोनिका को किसी और आदमी के पास देख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वहां से तुरंत निकल गया। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने मान्यता को भी बोला कि वो आए। राजीव जी ने अपना हाथ मोनिका से हटाकर अब मान्यता के हाथ के नीचे किया और उन दोनों को जोड़कर पंडित जी ने कहा, तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे। राजीव जी ने कहा, अरे आप ये बोलिए कि हर जन्म में हमारी मान्यता हमें मिलती रहे। मान्यता उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। धीरे धीरे ऐसे ही पूजा चलती रही। यश नीचे गाड़ी में बैठा और बोला, हॉस्पिटल चलो। ड्राइवर वहां से हॉस्पिटल चला गया। यहाँ दूसरी तरफ 15 मिनट बाद उनकी भी पूजा खत्म हुई। वो पंडित जी को दान दक्षिणा देकर और वहां बाहर जितने भी गरीब बैठे हुए थे उन्हें कपड़ा अनाज देकर वो सभी गाड़ी में बैठे। सुकून वापस चढ़ना चाहती थी, लेकिन मोनिका ने कहा, बस सुकून, उनके पैरों में दर्द हो जाएगा, मेरे पास आओ। सुकून इस पर शांति से मोनिका की गोद में आ गई और राजीव जी ने गाड़ी को अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। सुकून ने कहा, मम्मी ये रास्ता तो घर का नहीं है। मोनिका ने कहा, हॉस्पिटल जा रहे हैं बेटा, आपका इलाज करवाने के लिए। सुकून ने कहा, मम्मी हर बार आप हॉस्पिटल लेकर जाते हो, मुझे नहीं जाना। वो इतना बड़ा इंजेक्शन लगा देते हैं, मुझे डर लगता है और फिर मैं रोती हूँ। आप सबको अच्छा लगता है जब सुकून रोती है। मोनिका ने कहा, बेटा जरूरी है, फिलहाल आपको पता है ना आपकी तबीयत एक बार कितनी ज्यादा बिगड़ गई थी और आप कितना रोते थे और अपनी मम्मा को कितना रुलाते थे। सुकून इस पर पलट गई और मोनिका का उतरा हुआ चेहरा देखने लगी। फिर वो बोली, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद वो उसके सीने से लग गई। मोनिका ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। बस वो भगवान से हर पल यही प्रार्थना करती थी कि कोई बड़ी बीमारी सुकून को ना निकल आए, छोटी मोटी हो, जो कि कुछ दवाएं से कट जाए। थोड़ी देर बाद वो अस्पताल पहुंचे। वहां पर पहले से ही यश की गाड़ी थी, लेकिन मोनिका और किसी ने भी उस गाड़ी को नहीं पहचाना। यश एक डॉक्टर से बात कर रहा था।
उस केबिन की तरफ राजीव जी सुकून को अपनी गोदी में लेकर जा रहे थे। मान्यता नयन का चेकअप कब करवाने के लिए दूसरी तरफ चली गई। वो भी 6 महीने में एक बार नयन और नूर का चेकअप करवाती थी कि उन्हें कुछ ना हो गया हो। ये ठीक भी था, कभी भी कुछ भी हो जाए, पर आज का जमाना भी ऐसा होता था। बाहर का खाना, बाहर की हवा कब कैसे लग जाए कुछ पता नहीं चलता था। इसलिए वो उन दोनों को लेकर दूसरी तरफ चली गई और मोनिका और राजीव जी सुकून को लेकर उस केबिन की तरफ गए। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने यश था, कबीर को लेकर। डॉक्टर कबीर को चेक कर रहे थे। उन्होंने कहा, अभी ये बिल्कुल ठीक है। यश ने कहा, थैंक यू सो मच। कबीर शांति से यश की गोदी में बैठा हुआ था, जैसे कि बहुत शांत बच्चा हो। वो उसकी गोदी में चढ़ गया। तभी उसने सुकून को देखा। उसने कहा, ये तो वही है ना जो वहां पर थी, टेम्पल में। सुकून ने भी उस लड़के को देखा। यश ने पलटकर देखा तो वहां पर मोनिका, राजीव और सुकून को देखकर वो हैरान हो गया। उस वक्त देखने में वो बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी लग रहे थे। यश ने डॉक्टर से कहा, शायद आपका अपॉइंटमेंट होगा। डॉक्टर ने कहा, हाँ, इनका अपॉइंटमेंट है, हर महीने का होता है। उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है कुछ। उसके बाद उसने कहा, राजीव जी चलिए, मैं इनको कुछ देर में अटेंड करता हूँ। उसके बाद उन्होंने यश को कहा, आप यहाँ बैठ सकते हैं या फिर बाहर जा सकते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ, पहले इन्हें चेक कर लेता हूँ। यश ने कहा, नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ। उसके बाद वो कबीर को लेकर वहां से चला गया। मोनिका सुकून को लेकर बैठ गई। डॉक्टर ने सुकून को अपने पास बुलाया और उसका ब्लड टेस्ट लेने के लिए इंजेक्शन लिया। सुकून ने कहा, नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, प्लीज। डॉक्टर ने कहा, फिर पता कैसे चलेगा कि हमारे लाडो को क्या हुआ है, चलो। सुकून रोते हुए मोनिका को देखने लगी, लेकिन मोनिका ने अपनी नजरें फेर ली थी, क्योंकि उसे भी इंजेक्शन से डर लगता था और वो ऐसे नहीं देख सकती थी इंजेक्शन को। इसीलिए राजीव जी उसके पास आए और घुटनों पर बैठकर उसने कसकर सुकून को अपने गले से लगा लिया। सुकून ने भी एक हाथ से उसे कसकर पकड़ लिया और डॉक्टर ने उसके हाथ से खून का सैंपल लिया और उसे भिजवा दिया। फिर डॉक्टर ने कहा, 1 घंटा वेट कीजिए, पता चल जाएगा। सुकून रो रही थी राजीव जी के गले लगकर। राजीव जी उसे पकड़कर बाहर आ गए और उसे शांत करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बस रोए ही जा रही थी, रोए जा रही थी, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। मोनिका उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसने फोन कर मान्यता को कहा कि अगर वो बाहर जाए तो सुकून के लिए कुछ ले आए खाने पीने के लिए। नयन ने कहा, मैं उसके लिए चॉकलेट लेकर आता हूँ, यहाँ साथ में एक दुकान है ग्रोसरी की। मान्यता ने उसे पैसे दे दिए और वो लेने चला गया। सुकून राजीव जी को पकड़कर रो रही थी और उसके मुंह से निकला, पापा। यश ने उसके मुंह से पापा सुन लिया था। यश ज्यादा दूर नहीं था उनसे, वो बस बार बार मोनिका को देख रहा था। मोनिका उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। उसका रोना देखकर मोनिका की आंखों से भी आंसू आ रहे थे, क्योंकि वो सच में इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डरती थी। उसको ऐसे इंजेक्शन लगने पर रोता देखकर उसको भी याद आया, जब भी मोनिका को बुखार होता था तो डॉक्टर उसे हमेशा इंजेक्शन लगाते थे और मोनिका कसकर यश को पकड़ लिया करती थी और यश उसका बहुत मजाक उड़ाया करता था कि वो इंजेक्शन से डर क्यों रही है। वो लगभग 1-1.5 घंटा उसकी गोद में बैठकर रोती थी। तभी वहां पर नयन आ गया और उसने कहा, एंजल, इसे खाओ। सुकून ने वो ले लिया और उसके बाद नयन की गोद में जाने की जिद करने लगी तो राजीव जी ने उसे नीचे उतार दिया। नयन से ले लिया और बाहर जाने लगा। उसने कहा, पापा, मैं इसे लेकर बाहर जा रहा हूँ। राजीव जी ने अपना सर हिलाया और कहा, अपनी मम्मी को बोल देना कि वो नूर को ध्यान रखें। नयन ने अपना सर हिला दिया और उसे लेकर चला गया। मोनिका और राजीव जी वहीं पर एक साथ बैठ गए। तभी राजीव जी की नज़र यश पर गई और फिर उसने मोनिका को देखा, जो कि उसे काफी समय से इग्नोर कर रही थी। उसने कहा, बात करनी है तुम्हें कोई उससे? मोनिका ने कहा, मैं बाहर घूम कर आती हूँ। उसके बाद वहां से उठकर चली गई। उसके जाने के बाद यश ना जाने क्यों राजीव जी की तरफ आ गया। उसके पास आकर उसने कहा, हेलो मिस्टर राजीव ओबरॉय। राजीव जी ने अपना सर ऊपर करते हुए कहा, हेलो मिस्टर यश धनराज, कैसे हैं आप? यश ने कहा, मैं अच्छा हूँ। कबीर उसकी गोद में आराम से लेटा हुआ था। उसने कहा, आपका बेटा? यश ने कहा, हाँ, मेरा बेटा और वो छोटी सी बच्ची। राजीव जी ने कहा, वो हमारी जान है। यश ने कहा, बहुत प्यार करते हैं शायद आप। उसके बाद उस तरफ देखा जहां पर मोनिका गई थी।
राजीव जी को लगा कि शायद वो सुकून के बारे में बोल रहा है और उसने कहा, बहुत शायद शिद्दत ने भी कभी इतनी मोहब्बत ना करी हो जितनी हम करते हैं। यश को अब राजीव जी की मोहब्बत से जलन हो रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो मोनिका से मोहब्बत कर सकता है। उसने कहा, मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। उसके बाद वो कबीर को लेकर वहां से चला गया। थोड़ी देर में सुकून मोनिका और नयन के साथ उनके पास आई और बोली, अंकल देखो, मुझे दो इतनी बड़ी बड़ी चॉकलेट मिली। राजीव जी ने कहा, बहुत बढ़िया। मोनिका ने पूछा, रिपोर्ट्स आ गई क्या? राजीव जी ने कहा, नहीं, अभी नहीं आई, टेंशन मत लो। तभी सबने यश को कबीर के साथ बाहर निकलते हुए देखा। फिर वो सबको इग्नोर करके वहां से चला गया। मोनिका ने भी फिर से इग्नोर ही किया था। लगभग 20-25 मिनट के बाद डॉक्टर ने उन्हें बुलाया और डॉक्टर अपने काफी सीरियस देख रहे थे। सुकून इस वक्त मोनिका की गोद में थी। मोनिका उन्हें आश भरी नजरों से देख रही थी कि हर बार जो खबर को सुनते थे वही आए। कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उन्हें हमेशा उसे चेक करवाना होता था। डॉक्टर ने कहा, हमें एक बार उनकी एक्सरे निकालना पड़ेगा और उसके बाद मरी। राजीव ने कहा, लेकिन आपको मरी क्यों करनी है? डॉक्टर ने कहा, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसके लिए जरूरी है। प्लीज कोऑपरेट कीजिए और सुकून को रेडी कीजिए। उसके बाद वो वहां से चले गए। मोनिका का दिल जोरों से धड़कने लगा कि ऐसा क्या आया है रिपोर्ट में। डॉक्टर ने कुछ बताया भी नहीं। थोड़ी देर बाद सुकून को एक्सरे के लिए लेकर गए। उसे एक्सरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मरी में जो मशीन आवाज करती थी उससे थोड़ा सा डर सुकून को लग रहा था। वो बोली, मुझे नहीं जाना। मोनिका ने कहा, कोई बात नहीं बेटा। सुकून के हाथ में कैमरा लगी हुई थी। मोनिका बाहर थी क्योंकि कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। डॉक्टर ने कहा, बेटा इधर उधर हिलना मत, ठीक है, वरना प्रॉब्लम होगी। सुकून ने हाँ में अपना सर हिला दिया। कुछ ही साल की उसकी बेटी के साथ पता नहीं क्या क्या होने वाला था। उसकी मृत्यु ठीक से हो गई। उसके हाथ में दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने कहा, ये कल उतर जाएगा। सुकून ने कहा, कल क्यों, अभी उतारो, मुझे दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा, इतना नहीं हो रहा होगा बेटा। सुकून ने कहा, बहुत हो रहा है। डॉक्टर ने उसका हाथ चेक किया, शायद पीला पड़ गया था हाथ, इसीलिए उन्हें वो निकलना पड़ा और कहा, हम दूसरे हाथ में लगा दे। सुकून ने मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कल आकर आपको कुछ घंटे के लिए लगाना पड़ेगा। सुकून ने मना कर दिया। राजीव जी ने कहा, वो क्या है डॉक्टर, बताएंगे आप? डॉक्टर ने कहा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। किसी को समझ में नहीं आया तो डॉक्टर ने कहा, आम भाषा में कहा जाए तो दिल में छेद। हर किसी की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई। सुकून के दिल में छेद था। शुक्र था वहां पर ऐसा कन्हैया मौजूद नहीं था। अगर वो सुन लेता तो सच में उसी वक्त डॉक्टर की जान लेने पर आ जाता। डॉक्टर ने कहा, अब आप अपनी बेटी को तैयार कीजिए ऑपरेशन के लिए, क्योंकि डिले करेंगी तो मर जाएगी। हर कोई हैरानी से देख रहा था। डॉक्टर कितनी आसानी से बोलकर वहां से चले गए थे कि अगर उन्होंने देरी की तो मर जाएगी। हाँ, मर ही जाएगी अगर टाइम पर उसका इलाज नहीं कराया तो। दिल में छेद है, ये बात अब पता चली। डॉक्टर ने कहा, ये अभी छोटी है तो छेद भी छोटा है, इसीलिए इलाज हो जाएगा और शायद जान भी बच जाएगी। अगर बड़ी होने का वेट करेंगे तो जान जाने की बहुत सारे चांसेस है। एपिसोड 14। सुकून की बीमारी सुनकर मोनिका का दिल बिल्कुल टूट गया। उसके दिल में छेद है, ये लाइन बार बार उसके कान में गूंज रही थी। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था कि जैसे बाहर आ जाएगा। उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। सुकून को नहीं पता था कि ये सब क्या होता है, इसलिए वो कुछ बोली भी नहीं और उसने कहा, आप रो क्यों रहे हो मम्मा? मोनिका बस रो रही थी, वो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर में वो सारे के सारे ओबरॉय मेंशन आ गए। नयन को नहीं पता था। मोनिका को इस तरीके से देखकर उसने कहा, क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रही है? मोनिका ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंख में कुछ चला गया। नयन ने कहा, आंख में कुछ चला गया और इतना रो रही है, बताए क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा। सुकून ने परेशान किया। मोनिका ने कहा, नहीं, कुछ नहीं किया उसने। सुकून बोली, नोनू, पता नहीं डॉक्टर ने क्या कहा, अजीब सा नाम लिया था। तब से मम्मी रो रही है, उन्हें चुप कर दो ना प्लीज। सुकून को भी रोना आ रहा था अपनी मम्मी को ऐसे रोते देखकर। मोनिका ने उसे कसकर पकड़ लिया। नयन ने कहा, बताएंगे कि हुआ क्या है उसे? राजीव जी ने कहा, अभी तुम छोटे हो नयन। नयन ने कहा,
12 साल का हूँ, 7 साल का दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। बताओगे हुआ क्या है? नयन सिर्फ दिखने में 12 साल का था और उसका कद 12 साल का था, बातें तो बिल्कुल 20 साल की लड़के की तरह करता था। राजीव जी ने कहा, रहने दो नयन। नयन ने कहा, अब अगर रहने दो कहा तो मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। मान्यता ने कहा, नयन। नयन इस बार कुछ नहीं बोला, वो सीधा बाहर की तरफ जाने लगा। तभी राजीव जी ने कहा, सुकून के दिल में छेद है। नयन के कदम बिल्कुल रुक गए। वो हैरानी से पीछे मुड़कर देखने लगा और फिर उसने छोटी सी सुकून को देखा, जो कि अपनी मम्मी को चुप करने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल के लिए उसे लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? राजीव जी ने कहा, ये सच है नयन, उसके दिल में छेद है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर अभी हमने ऑपरेशन नहीं कराया तो प्रॉब्लम हो सकती है आगे। नयन ने कहा, इतनी छोटी सी बच्ची का ऑपरेशन करवाओगे आप? राजीव जी ने कहा, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर से बाद में बात करके देखता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर अभी ऑपरेशन करवाएंगे या फिर बाद में करवा भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि छोटी सी है ये। नयन ने कहा, चाहे कुछ करना और अगर इससे कुछ भी हुआ तो मैं सच में सबको मार डालूंगा। उसके बाद वो सुकून के पास गया, जो कि मोनिका को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। सुकून ने कहा, नोनू मम्मी रो रही है। लेकिन नयन ने कुछ नहीं कहा और वो उसे लेकर अपने कमरे में चला गया और दरवाजा गुस्से से बंद कर दिया। वो उसे लेकर बिस्तर पर आ गया। उसके कान में ये शब्द गूंज रहे थे कि सुकून के दिल में छेद है। उससे ये लाइन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो लेट गया। सुकून उसे देख रही थी। तभी उसने देखा कि नयन की आंखों के किनारों से भी आंसू निकलने लगे। उसका दिल धड़कने लगा। वो तुरंत उसके पास आए और उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। नयन ने उसे देखा। सुकून ने उसके चेहरे को पकड़ा और कहा, अब आप क्यों रो रहे हो? नोनू, क्या हुआ सबको? मुझे कुछ हुआ है क्या? डॉक्टर ने जब से बताया सब इतने दुखी हो गए। उससे देखा नहीं जा रहा था। नयन ने कहा, कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ थोड़ी देर के लिए। सुकून इस पर उसे देखने लगी और फिर वो उसी के ऊपर लेट गई। नयन ने उसकी कमर पर हाथ रख दिया और उसे सहलाने लगा। सुकून उसे पकड़कर बोली, क्या मैं मरने वाली हूँ? पर मुझे नहीं मरना, मुझे आपसे शादी करनी है। उसके बाद वो नयन को देखने लगी। नयन उसे नहीं देख रहा था, वो सीलिंग को देख रहा था। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो सुकून ने वापस अपना सर उसके सीने पर रख लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। नयन ने उसे सीधा कर दिया और उसके बालों को सहलाने लगा और उसका चेहरा देखने लगा। तभी ना जाने उसके दिमाग में क्या आया, उसने अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया और उसे सहलाने लगा। वहां पर छेद था, ये सोच के ही उसकी सांसें भारी होने लगी। उसके टच से सुकून के गाल लाल हो रहे थे शर्म से, क्योंकि उसे गुदगुदी हो रही थी इस तरीके से छूने से। नयन उसके बालों को प्यार से सहला रहा था, फिर उसके चेहरे पर झुका और उसके चेहरे को अपने होठों से छूने लगा और उसे किस करने लगा। अभी वो उसके होठों को नहीं छूता था, बस वो अपने होठों से उसके चेहरे को छूता था। यहाँ दूसरी तरफ धनराज मैंशन में कबीर को लेकर यश आ चुका था। उसने नौकरानी को कहा कि वो कबीर का कमरा रेडी करें। कबीर कमरे में चला गया और वहां जाकर शांति से सो गया। जहां पर एक तस्वीर थी, वो यश की मां की तस्वीर थी और उस पर माला चढ़ी हुई थी। कुछ दिनों पहले अचानक से हार्ट अटैक आने की वजह से वो मर गई थी। वो उसकी तरफ मुड़ा और बोला, बहुत दुख हो रहा है आपके जाने का मां, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन आपने एक काम अच्छा किया, जाते जाते अपना सारा सच तो बात कर चली गई। आपने अपने बेटे के लिए कितने सेक्रीफाइस किए, उसके लिए आपने उसकी मोहब्बत को उससे दूर कर दिया और जोड़ दिया शालिनी के साथ। उस शालिनी के साथ जो कभी यश की हुई ही नहीं। कितना बढ़िया काम करके गई है ना आप मेरी जिंदगी में, शायद इसलिए इतना अफसोस नहीं हो रहा। गुस्सा अब इस बात का आ रहा है कि मोनिका मेरे पास नहीं, वो उस राजीव की पत्नी है, उन दोनों की एक बेटी है। सब कुछ झूठ बोला, सब कुछ झूठ बोला कि वो प्रेग्नेंट है। झूठ बोला, उसे रोड पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए भेज दिया। उसको जानबूझकर उसके अपार्टमेंट से निकलवा दिया। उसे कोई घर नहीं दिलवाने दिया, कोई होटल में रहने नहीं दे रहा था और कोई दे रहा था तो कैसे? जिस्म की वजह से, ताकि वो अपना जिस्म बच दे। शायद आप भूल गई कि वो मेरी मोनिका है। खैर, अब तो मैं उसके नाम के आगे अपना नाम भी नहीं लगा सकता, ना उसे कभी मेरी बोल सकता हूँ और ना ही कभी उसे मिसेज मोनिका धनराज बोल सकता हूँ, क्योंकि अब तो वो मिसेज मोनिका ओबरॉय हो गई है।
सिर्फ आपकी वजह से। मेरा तो कभी कोई दुनिया में था ही नहीं, ना आप और ना ही वो जिससे आपने मेरी शादी कराई। क्या बोला था आपने, शादी के बाद मुझे बहुत प्यार करेगी। दिख गया कितना प्यार करेगी और कितना प्यार नहीं करेगी। कबीर को ही देख लिया मैंने कैसा है और कैसा नहीं है, किसका बेटा है और किसका बेटा नहीं है, कौन दगाबाज है और कौन दगाबाज नहीं है। बोलते बोलते यश के शब्द कठोर होते जा रहे थे और उसकी आंखें सुर्ख लाल होती जा रही थी, क्योंकि उसे सब कुछ पता चल चुका था। कबीर उसका बेटा था ही नहीं, वो शालिनी का तो था, लेकिन शालिनी के आशिक का था, जिसके साथ वो पहले से रिलेशनशिप में थी, लेकिन सिर्फ यश की दौलत के लिए उसके पास आई थी। उसका ये बोलना कि वो मोनिका को उसको दे देगी और यश का रास्ता छोड़ देगी, वो सिर्फ और सिर्फ यश को अपनी तरफ लुभाने का एक तरीका था और कुछ नहीं। यश को तो उसी दिन पता चल गया था, जब उसे पता चला था कि शालिनी प्रेग्नेंट है। 3 बार की इंटीमेसी में कोई प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, पर हो सकता है क्योंकि मोनिका हो गई थी, लेकिन इस बारे में उसे नहीं पता था। उसे ये लग रहा था कि उस वक्त मोनिका प्रेग्नेंट थी ही नहीं। जब उसकी माँ ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, वो शायद शादी के बाद राजीव से प्रेग्नेंट हुई है। यश ने कहा, बहुत अच्छा किया तुमने मोनिका, जो मुझे छोड़कर तुम राजीव के पास चली गई। बहुत अच्छा किया, कम से कम वो तुमसे प्यार तो करता है। शिद्दत ने अपनी मोहब्बत नहीं की, जितनी मोहब्बत वो कर रहा है तुमसे, और तुम उसी के लायक हो। मेरे जैसे इंसान के तुम लायक ही नहीं हो, होती तो शायद जिंदगी बर्बाद हो जाती मेरी माँ की वजह से। उसके बाद उसने उंगली अपनी माँ की उसे मरी हुई तस्वीर पर की। शालिनी को तो उसने छोड़ दिया था, लेकिन कबीर को उसने नहीं छोड़ा था, क्योंकि कबीर पूरी तरीके से यश से अटैच हो चुका था। शालिनी भी कबीर को अपने साथ लेकर नहीं गई थी, क्योंकि अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए उसे अकेला रहना जरूरी था। कबीर को लेकर जाती तो खुद तो मरती, उसे भी मराती। यश को पहले समझ में नहीं आया कि आखिर वो कबीर को लेकर गई क्यों नहीं, लेकिन उसने सवाल भी नहीं उठाया, क्योंकि उसे भी कबीर पसंद था। भले ही वो उसका नहीं था, लेकिन कम से कम उसका बाप बनकर उसे प्यार तो कर रहा था। ये काम शालिनी कभी नहीं कर पाई, जबकि वो उसकी असली माँ थी। अगले दिन राजीव जी हॉस्पिटल गए थे डॉक्टर से पूछने के लिए। डॉक्टर ने कहा, वैसे ठीक से बताऊं राजीव जी, तो ये उम्र ऑपरेशन की है नहीं, करवाते हैं इसलिए ताकि कोई प्रॉब्लम आगे चलकर ना हो, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसके हार्ट का ब्लॉकेज ठीक करना, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग और दर्द देने वाला है। ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल भी हो गया तो कम से कम 3-4 महीने के लिए आपकी सुकून कोमा में चली जाएगी। इस बात की तो गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, उसके बाद वो ठीक भी हो जाएगी। लेकिन कभी कभी इस प्रॉब्लम से हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, और वो भी बहुत जल्द। क्या पता वो जैसे ही अपने टीनेज से आगे अपने एडल्ट एज में जाए उसे हार्ट अटैक प्रॉब्लम हो जाए। और इसीलिए मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि सुकून का हमें ऑपरेशन करना चाहिए कि अभी टाल देना चाहिए, उसके बड़े होने का वेट करना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर राजीव जी ने कहा, और अगर हम रुककर उसके टीनेज का इंतजार करें तो? डॉक्टर ने कहा, ज़्यादा तो नहीं, पर वो थोड़ा बड़ा होता रहेगा, क्योंकि पूरी बॉडी बड़ी होगी, बॉडी के सारे पार्ट्स बड़े होंगे, तो ऐसे में होल भी बड़ा होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा रिकवर होने में। दर्द जो अभी होगा वो शायद तब कम हो और हार्ट अटैक के चांसेस भी कम होंगे। तब राजीव जी ने कहा, तो कुछ सालों के लिए टाल देते हैं ना, दवाइयाँ से काम नहीं चल सकता। डॉक्टर ने कहा, चल सकता है, लेकिन क्या सुकून दवाइयाँ खा पाएगी, क्योंकि वो दवाई के नाम से चिढ़ती है। राजीव जी ने कहा, दवाइयाँ के नाम से चिढ़ती जरूर है, लेकिन ऑपरेशन से अच्छा हम उसे दवाइयाँ खिला दे, कम से कम जो दर्द उसे होगा उससे बच तो जाएगी। बड़ी हो जाएगी तो उसका दिल भी थोड़ा कठोर हो जाएगा और उसे दर्द को झेलने की उसके अंदर हिम्मत रहेगी। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से वो बच्ची उस दर्द को नहीं खेल पाएगी। हल्की सी चोट लगती है तो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा देती है, ऑपरेशन का नाम सुनकर वो भाग जाएगी। आपने देखा नहीं इंजेक्शन से कैसे डरती है वो, और उसका ऑपरेशन करना बहुत दर्द देगा। पता है बेहोश रहेगी, लेकिन बाद में उसे एहसास तो होगा कि उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। वो छोटी सी बच्ची क्या जाने इस चीज़ के बारे में, इसीलिए ऑपरेशन टाल देते हैं 6-7 सालों के लिए। अभी तो वो 6 साल की है, कम से कम 15-16 साल की हो जाएगी तब कर देंगे। डॉक्टर ने कहा, मतलब 10 साल के लिए आपको टालना है? राजीव जी ने कहा, हाँ मुझे 10 साल के लिए टालना है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बस आप इस बात की गारंटी दीजिए कि उसे अभी कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा,
गारंटी तो मैं दे दूंगा, पर सुकून को दवाएं टाइम टू टाइम और उसका ट्रीटमेंट जो टेम्पररी होगा वो टाइम टू टाइम करवाए। कोई लापरवाही नहीं चाहिए मुझे उसमें, वरना फिर आप लोग मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। उसमें दोषी आप होंगे। आप अपनी बच्ची की केयर नहीं करेंगे अगर, क्योंकि मैं बच्ची के पास रहकर उसे केयर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उसका ट्रीटमेंट केयर कर सकता हूँ, बाकी सब आपका काम है। टाइम टू टाइम दवाई देना, हेल्दी फूड खिलाना और जितना हो सके पॉजिटिव इनहेल करें तो ज़्यादा सही रहेगा। बाहर की गंदगी इनहेल करेगी तो हार्ट पर प्रॉब्लम हो सकती है। राजीव जी ने कहा, उसे घर में तो बांध कर नहीं रख सकते और वैसे ही चिड़िया की तरह बोलती रहती है। डॉक्टर ने कहा, छोटे बच्चे होते ही चंचल है, पर आप कोशिश कीजिए कि हो जाए। बाकी हम 10 साल के लिए टाल देंगे, कोई बात नहीं। बाकी 10 साल के लिए क्या, हम 15 साल के लिए भी टाल सकते हैं इसको। लेकिन बस बात यही है कि दर्द तब थोड़ा ऐसा कम होगा, लेकिन तकलीफ ज़्यादा। डॉक्टर काफ़ी देर तक इस बात पर चर्चा करने लगे और फाइनली राजीव जी ने की फैसला लिया कि ऑपरेशन अभी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें फिलहाल सुकून का दर्द देखना था। सुकून इस ऑपरेशन के लिए फिलहाल रेडी नहीं थी। वो ये सब बहुत अच्छे से जानते थे और घर जाकर उन्होंने बता दिया था कि वो सुकून का अभी कोई ऑपरेशन नहीं करवाएगा। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो करवा देंगे हम। मोनिका के दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली थी कि सुकून को कुछ होगा नहीं, दवाएं से और टेम्पररी ट्रीटमेंट से काम चल जाएगा, लेकिन उसमें भी उन्हें सुकून को पूरा का पूरा ध्यान रखना था। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।